हेलो साध्य पीएससी एकेडमी, साध्य पीएससी एकेडमी। क्या दिक्कत कुछ? हाँ, उनको बता देना। चलिए, अब मेरी आवाज़ आप सभी प्रतिभागियों तक पहुंच पा रही होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से सूचित करें। अभी आ रही है आवाज़? आ गया, ठीक है भाई। हाँ, क्या आप सब? हाँ, ठीक। चलिए तो शुरू करें क्लास को। तो मैं क्या बोल रहा था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ऑनलाइन वालों की आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी। आप लोग कुछ सुन ही नहीं पाए क्या जी? हाँ, ठीक, नहीं सुन पाए, फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू, मेरे साथ बोलेंगे। बमलेश्वरी माता की, रतनपुर वाले महामाई माता की, डोंगरगढ़ बमलाई की, दंतेवाड़ा वाले माँ दंतेश्वरी माता की जय। सभी देवी देवताओं का नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे साथ बोलेंगे बूढ़ा देव महाराज की जय। चलिए, देवों के देव महादेव को बोला जाता है बूढ़ा देव। आप बस्तर में जाओगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा देव कौन सा है? बूढ़ा देव। लिंगोपैन महाराज की जय। पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं ना, तो स्कूल में हम लोग सरस्वती माता बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं? लिंगोपैन महाराज की जय। तो सभी लोग मेरे साथ जयकारा बुलाते हुए शुरू करेंगे। आज मैं कह रहा था कि आज 16 जून है और आज से जो है स्कूल प्रवेश उत्सव प्रारंभ है। प्राथमिक शाला से लेकर माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू हो रही है। और ठीक इसी प्रकार से हमारे साध्य एकेडमी में भी जो है आज से CGPSC के अंतर्गत क्लासेस, असिस्टेंट प्रोफेसर, CGPSC प्री की कक्षाएं शुरू हो रही है। ADI क्लास चल ही रही है। और इसी के अलावा CG व्यापम में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, जिसमें संस्थान में CG टेट पात्रता परीक्षा है, शिक्षक भर्ती, इसके अलावा हमारे संस्थान में पुलिस आरक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक भर्ती, नगर सैनिक, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, हालांकि सब इंस्पेक्टर को इस बार CGPSC लेने वाला है। इसके अलावा संस्थान में प्रयोगशाला परिचारक, ये कक्षाएं चल रही हैं। और
कल आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में एडीओ का परीक्षा बड़े ही धूमधाम से दिया गया है नहीं। लगभग 3 लाख लोगों का फॉर्म गया था, जिसमें लगभग 30% लोग अनुपस्थित थे। मोटा मोटा 70% लोग जो है एग्ज़ाम दिलाए हैं। लगभग 2.25 लाख लोग एग्ज़ाम दिलाए हैं। सभी का मैं रुझान देख रहा था, सब लोग कह रहे थे कि पेपर इजी आया था। अच्छा है भाई, इजी आया है तो आप लोगों का जो है कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा एडीओ का, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पर एडीओ का एग्ज़ाम जिनका अच्छा नहीं गया होगा उनको ज़्यादा रोना धोना नहीं है, ठीक है। रोना धोना कोई पसंद नहीं करता है। फिर से उठ के अपना जो तैयारी है जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से आगे बढ़ाना है। आया समझ में? समय किसी के लिए नहीं रुकता है और आपको भी नहीं रुकना है किसी के लिए, निरंतर चलते रहना है। क्योंकि एडीओ में आप जानते हो बोनस मार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा जो है निर्णायक मोड़, वहीं पे टर्निंग पॉइंट वही है एडीओ का बोनस। तो कई लोग का बोनस के चलते बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, कई लोग कम हो जाएगा, तो वो भी एक फैक्टर है। तो अपने अपने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करिए। आगे आपके सामने बहुत सारा कुछ बचा हुआ है समय, ठीक है। खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो अपने को अवसर बनाना है, सभी अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे। हाँ, फीस के लिए संस्थान के नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। संस्थान साध्य पीएससी एकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा। टेकचंद जी, ओम प्रकाश जी। हाँ, सीजी पुलिस का सिलेबस के बारे में बताओ ना सर। मैं बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं सीजी पुलिस का नया सिलेबस वायरल हुआ है ना, तो अच्छी बात है, उसमें तो बढ़िया दिया हुआ है, मस्त। और कोई दिक्कत है आप लोग, और कोई जानकारी? एक बार आप ही बता देते गुरुदेव। हाँ ठीक है। मेरे को यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बताना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता, सही बताऊँ तो, ठीक है ना। जिसे किराना दुकान में, किराना दुकान के सेट को सब याद रहता है, एक पाव धनिया का भी रेट याद रहता है, एक पाव धनिया, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, सही बताऊँ तो। ऐसा सीजीपीसी बोल दोगे तो मेरे खुद को नहीं पता फीस, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं। मेरा काम रहता है पढ़ाना और पढ़ाने पे फोकस करना, क्योंकि इतने सारे बैच चलते हैं और ऊपर नीचे होते रहते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर आप लोगों के साथ, बहुत खास है और बहुत बेसिक है। जो पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे सभी के लिए ये क्लास। हाँ, मैथ्स का क्लास अब स्टार्ट होगा। आप सभी को बता दूं कि हमारे संस्थान में 3 चीज़ें बहुत ही खास तरीके से चालू होगी। एक है अंग्रेजी, जो यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी बीमारी है ना, कारण सब जानते हो, तो स्पेशल अंग्रेजी क्लास चलेगा। दूसरा है बीमारी गणित रीजनिंग, ठीक है, जो स्पेशल क्लास चलेगा। और तीसरा है छत्तीसगढ़, मेरे द्वारा चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सब सब्जेक्ट में, सब एग्ज़ाम में कह सकते हो क्या है, शामिल है। तो ये 3 क्लासेस स्पेशल चलेगी। बाकी जो जैसे जैसे भर्तियां आ रही है उसके हिसाब से बैच जो है चल रही हैं, ये ध्यान रखना है। और एक ख़ास आप लोग को बता दूं कि आने वाला समय में आप लोग को एक नया वैकेंसी जल्द मिलने वाला है, और वो नया वैकेंसी आप लोग को मिलने वाला है खाद्य विभाग से। और खाद्य विभाग में और ड्रग विभाग में ना, खाद्य और औषधि विभाग में आप लोग को ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये वैकेंसी आप लोग को 1-2 महीने के भीतर आप लोग को मिल जाएगा, एक नया वैकेंसी। तो जो एडीओ में किसी कारणवश से अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये एक एग्ज़ाम है जो कॉमन ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है। ऐसा समझ में, कॉमन ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आदमी जो है फूड इंस्पेक्टर, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को दिला सकता है। तो निराश नहीं होना है। जो लोग मेहनत किए हो, आप लोग का मेहनत जो है आने वाला एग्ज़ाम में काम आएगा। तो फूड एंड ड्रग में आपका ये नया पोस्ट आ रहा है, एकदम कंफर्म है 100%, ठीक है। शक वक मत करना, चुपचाप तैयारी चालू कर देना, ऐसा समझ में। तो ऑनलाइन वालों के लिए खास ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, बहुत प्यार देते हो यार ऑनलाइन में मेरे को, है ना। टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए मैं अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ। 21 तारीख को क्या होने वाला है, आंदोलन में आ रहा हूँ मैं, तुम लोग को भी आना है, ठीक है। अभी उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और मेरे को सभी छत्तीसगढ़ के युवाओं का, छत्तीसगढ़ में जितने भी पढ़ रहे हैं
जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग को 21 जून को आना है महाआंदोलन में। आया समझ में? ये महाआंदोलन सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं होगा, हालांकि फोकस किया जा रहा है शिक्षक भर्ती को, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि युवाओं का जो है संगठन इतना मजबूत हो हमारे राज्य में कि राज्य सरकार कभी भी भूल कर भी गलती ना करे युवाओं के भर्तियों को लेकर। आया समझ में? आप सभी जानते हो, सभी पढ़े लिखे युवा हो, जब राज्य चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, तो बड़ा सा क्या बना था घोषणा पत्र, जिसमें क्या लिखा हुआ था, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां कराएंगे। अब 1 लाख सरकारी पद बोलने से केवल शिक्षक भर्ती थोड़ी ना है भाई, इतने सारे विभाग हैं, सारे विभागों में 1 लाख भर्ती हम कराएंगे। वो 1 लाख भर्ती को लेकर सरकार मौन है, लगभग 2 साल बीतने वाला है, और ऐसे में जो है आप सभी युवा जानते हो, सभी युवा का एक समय रहता है, समय के साथ उम्र घटती जाती नहीं, वैलिडिटी आप लोग क्या होते जाता है, समाप्त होते जाता है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो छलावा किया गया है, धोखा दिया गया है, जानते हो, वो बोलते हैं ना, जब तक काम नहीं हो रहा था तब से पूछ रहे थे, अब जब उनका काम बन गए, सीट पे आ गए, सरकार बन गई, तो आप कौन और मैं कौन, ये वाली स्थिति दिख रही है। तो ये स्थिति को उनको बताना है कि अगर आपको सीट में बैठाए हैं तो हम ही लोग बैठाए हैं, बैठाए नहीं बैठाए हैं। हमारे राज्य में लगभग 15 से 20 लाख एकदम शिक्षित युवा है, कह सकते हो 18 से 30 साल वाले, एकदम 15-20 लाख, सोचो कितना। और अगर मैं बोल दूंगा अब 40 साल तक तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने सारे युवाओं के ताकत ने जो है उनको वहाँ पर बैठाया है, और उन्हीं ताकत को ये लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। तो ये युवा, आप युवा जो है अपना ताकत को दिखाना है, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस क्या करना है, आके शामिल होके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। और मैं चाहता हूँ कि राज्य के युवा जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। अगर नहीं सीखोगे तो छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार आके यहाँ के जो खनिज उद्योग हैं, जानते हो इतने सारे संपदा है, कहाँ जाएगा, तुम लोग को हवा ही नहीं लगेगा, तुम लोग क्या हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। पता है कि नहीं है? यहाँ इतने सारे रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं तुम लोग पता है? नहीं मालूम तुम लोग को, पर जाता है। तो आप लोग को जागरूक नागरिक बनना है, आप लोग को अपने अधिकारों के साथ लड़ना होगा। एकदम चुपचाप ये वाला भावना मत रखना कि अरे यार वो क्या कर रहा है तो मेरे को क्या होना है, रहने दो, मेरे को कुछ नहीं, मेरे साथ तो कुछ घाटा नहीं हो रहा है, मैं क्यों जाऊँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप लोग को ध्यान रखना है कि आप सभी जो है 21 तारीख के जो आंदोलन होने वाला है उसमें आप सबको आना है, चाहे वो पुलिस भर्ती वाले हो, चाहे शिक्षक भर्ती वाले हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करो, आपको अपना भीड़ दिखाना है। साफ बोल रहा हूँ, अगर भीड़ नहीं दिखाओगे तो सरकार झुकने वाला नहीं है। फिर तुम लोग कितना भी पढ़ाई करो, अब हमारा काम तो बढ़िया है, हम तो पढ़ाते चले रहेंगे, तुम तैयारी करते रहोगे, तुम्हारा दिन खत्म होते जाएगा, है कि नहीं? तो नुकसान किसका है, सरकार का है कि आपका है, बताओ? नुकसान आप युवाओं का है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी लोग जो है आइएगा, ठीक है? चलिए, क्या जुलेकर, हाँ ठीक ठीक, जुलेकर कोचिंग राजनांदगांव, एक बार इंटरव्यू जरूर देखें। हाँ देख लूँ, बड़ी, वो सर भी अच्छा बोलते हैं, जुलेकर सर भी राज्य के युवाओं के लिए और हमारे सरकार के लिए भर्ती के लिए अच्छा व्यंग कसते हैं, बढ़िया लगता है उनका भी मेरे को। और कुछ? हाँ सर, आप लोग रेडियो के लिए इतने दिल से मेहनत पढ़ाए हैं, ज़बरदस्त गेम खेला गया, व्यापम 100 में 80 नंबर लाने के लिए 3-4 घंटा टाइम खाता, एक क्वेश्चन के लिए 10 से 15 मिनट लगा दिया बनाने में, 100%। अच्छा हाँ ठीक ठीक। अब देखो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बहुत सारे फॉर्मेलिटी पूरा करना रहता है। तुम लोग समय पहुँच गए थे? कितना बजे आप लोग का वो चालू हुआ, क्या बोलते हैं, 10 बजे तक टाइमिंग है, तो 10 बजे पहले सब भर लिए थे कि 10 से 15 मिनट के बीच में? किसी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? कैसे? चलो बढ़िया, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्लास को। छत्तीसगढ़ का समान अध्ययन जानकारी मैंने दे दिया है,
आप लोग को बोलना इसलिए ज़रूरी है, केवल मैं पढ़ाऊंगा, मेरा सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, पढ़ाना तो मेरा सबसे मेन काम है, लेकिन आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक, सावधान, सतर्क कराना भी मेरा क्या है, उद्देश्य है। ऐसा समझे, जो कोई बहुत कम लोग करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, कोचिंग वाले जानते हो, आए पढ़ाए और अपना काम कर लिए। वो मैं भी कर सकता हूँ, मेरा टाइम बचेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो तस्वीर है ना वो बदलेगा नहीं। और मैं तस्वीर छत्तीसगढ़ का बदलना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, जितना हो सके। ऐसा में आप जो युवा हो, अगर आप लोग जागरूक हो जाओगे तो आपको लोग, आने वाली युवा पीढ़ी क्या करेगी, फॉलो करेगी कि हाँ भाई हमारे सीनियर ऐसे थे, हमारे सीनियर कुछ गलत होता था तो आवाज़ उठाते थे। तो ये चीज़ें अगर कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो जाएगा तो फ़ायदा हो नहीं हो, बताओ छत्तीसगढ़ का। क्योंकि पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया नहीं बोलना चाहिए, पूरे इंडिया में अगर बोलते ना सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ऐसे ही सारे भारत में अगर सबसे अच्छा कोई राज्य है तो कौन सा पता है तुम लोग को? छत्तीसगढ़। वो जो बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया, वो यहाँ के लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो माहौल के लिए सबसे मेन है वो बोला जाता है छत्तीसगढ़ सबसे। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही शांत है ना, बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही शुद्ध वातावरण। यहाँ के लोग बहुत ही भोकवे, भोले भाले, जोजवे है ना, किसी की बात में आने वाले, ऐसे लोग हैं यहाँ के। ऐसा में कोई भी बना के चला जाता है उल्लू। स्पष्ट है? तो हमको अब उल्लू नहीं बनना है, हमको भोकवा नहीं बनना है, हमको जोजवा नहीं बनना है, हमको बनना है एक समझदार, जागरूक और निडर निर्भीक। ऐसा में तो ये मैं आप लोग को सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, अच्छा एक जगह लेना सर, बताना 1 घंटा में 5 से 6 घंटा कैसे पढ़ें? अच्छा 1 घंटा में 5 से 6 घंटा कैसे पढ़ें? गजब का क्वेश्चन है भाई। हाँ, बिल्कुल अच्छा सा सोच है। देखो कई लोग क्या है 1 घंटा को 4-5 घंटा जैसे बनाते हैं, और कई लोग 4-5 घंटा को 1 घंटा जैसे बनाते हैं। बात समझ आ रहा है? कई लोग 1 घंटा को कैसे बनाते हैं, 4-5 घंटा जैसा, और कई लोग 4-5 घंटा को 1 घंटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो है आप लोग का कंसंट्रेशन लेवल। जब हम पढ़ाई करें तो आपके सामने जो सबसे बड़ा जो राक्षस है कौन सा? ये महिषासुर, माँ से महिषासुर मोबाइल राक्षस। और दूसरा कौन सा है? ये ताड़कासुर, ठीक है। और क्या है, मतलब इसमें बहुत सारा है ना, और इसके अंदर एक से एक असुर लोग हैं, बकासुर, रकासुर, सकासुर, क्योंकि इसके अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और क्या क्या है जानते हो ना, व्हाट्सअप है। ये लोग सब असुर लोग हैं। ये असुरों का अगर आप लोग पढ़ाई के समय जोड़ोगे अपने साथ तो ये आप लोग क्या करेगा, सर्वनाश कर देगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम पढ़ाई करें तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं ना, ऐसा ही एकदम पूरा फोकस। दुनिया में बारूद भी अगर फूट रहा होगा तो भी तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा में। तो जब हम पढ़ें तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए कि एक बाजू में अगर डीजे ही बज रहा है, बाबू वाले क्या बोलते थे ना, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला, वो भी अगर कोई बोल देना तो भी तुम्हारे कान में कुछ सुनाई मत दे। इतना मतलब पढ़ाई के प्रति है ना, इतना ध्यान रहे कि आपका फोकस पूरा लग रहा है। फिर देखो आपका दिमाग कैसे काम करेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो दिमाग में जल्दी बैठेगा, और मन लगा के पढ़ना है। मन लगा के मतलब दिल से दिमाग से, कोई बोला तब नहीं, दिल से दिमाग से। ये जब करोगे तो आपको ना बादाम खाने की ज़रूरत है, ना काजू अखरोट खाने की ज़रूरत है, ना शंख पुष्पी पीने की ज़रूरत है, ना डाबर च्यवनप्राश की ज़रूरत है। ऐसा में ये एकदम फैक्ट है, ऐसा में। तो जितना ज़्यादा आप फोकस्ड होकर पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप लोग का क्या है, आउटपुट दिखेगा उसका। नहीं तो लोग 4 घंटा पढ़े रहते हैं झूल झूल के, आउटपुट उनका 0 निकलता है। भले 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन एक समय पूरा दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए। ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा समझ में। हाँ ठीक है, मैं डिटेल छत्तीसगढ़ का 1 जनवरी से शुरू कर रहा हूँ। 1 जनवरी से मोर छत्तीसगढ़ बैच, जो पूरे छत्तीसगढ़ का, अच्छा 1 जनवरी बोल दिया क्या, अरे सॉरी 1 जुलाई से है ना, मैं चालू करने वाला हूँ, अभी नहीं।
ठीक ठीक। सर जी रिवीजन करने का तरीका बताइएगा। रिवीजन हाँ, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे युवाओं की। पढ़ते खूब हैं, बहुत पढ़ते हैं, किताब भी एक से एक पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, रिवीजन को सोचते हैं एग्जाम टाइम करेंगे। कब करेंगे बोलते हैं? एग्जाम टाइम। 80-90% लोग का यही रवैया रहता है, और 20% जो करते हैं रिवीजन, वही लोग का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है। ऐसा में तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप जितना भी पढ़ते हैं आपको हर हफ्ता नियम से रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो हर हफ्ता, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, 6x2 का गड्ढा खोद रहे हो। समझ रहे हो? हाँ, मरोगे और क्या एग्जाम में, सीधी बात। तो आप लोग क्या करना है, हर हफ्ता एक दिन रिवीजन करना है। रिवीजन जितना भी पढ़े, नया नहीं पढ़ना है। ऐसा में क्योंकि तुम लोग इंसान हो कि नहीं, और तुम्हारे पास उस टाइप का स्मरण शक्ति तो है नहीं। किसके जैसा? स्वामी विवेकानंद जी, जो पढ़ते थे एक बार में उनको पत्ता भी याद रहता था कौन से पेज में क्या है। वैसे वाले हो तो प्रणाम है मेरे को, कोई होगे तो, है ना। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई, बहुत कोई होंगे, विरले हैं, ऐसा है कि नहीं। उनको क्या एक बार पढ़े पूरा याद रहता था। तो हम लोग वैसे वाले नहीं हैं, नॉर्मल वाले हैं, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है। हाथ दे। हाँ, ईश्वर क्या बन जा रहे, बहुत डेंजर गेम खेला है सर, किसी भी कोचिंग सेंटर का क्वेश्चन नहीं आया है। अरे बाप रे, कौन सा एग्जाम सर, योगेंद्र सर को सब, ओहो, यहाँ हुआ है क्या? तुम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ाए में कितना क्वेश्चन आया था? आया था कि नहीं आया था? एकदम साक्षात प्रश्न लोग आए थे। पंचायती राज के, मतलब हमारे एक संस्थान में जितना भी पढ़ाए थे, मैं एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ, 80-90% हमारे पढ़ाई में से आया था कल के एडुकेशन क्वेश्चन में। 82 नहीं, तुम लोग बता दो अगर गलत बोल रहा हूँ तो। मैं खुल्ला बोलने वाला है यूट्यूब पे। 80-90% आया था। बाकी 10-20% क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, है ना, पूर्व अनुभव और अपना अनुभव। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं भी नहीं जानता, साफ बता रहा हूँ। जैसे केठो क्वेश्चन आया था, क्षीण कौशल का चाणक्य किसको बोलते हैं? बोला महू नहीं जानो, किताब में महू नहीं पढ़े हूँ, कल बताऊँ क्या? नहीं, वो मैं खोज डाल रहा हूँ, काली में है। हाँ, तुरंत खोजे। हाँ, अच्छा, वो क्वेश्चन आया इसका? वो क्वेश्चन देखे नहीं हो शायद, पहले दूसरा नंबर इसका हिंदी में आया है। चल मैं देखूं कहाँ है इस ऊपर। तो ऐसा नहीं है भाई, तुम लोग जो अपना अनुभव बता रहे हो, ये अनुभव तुम्हारा, है ना, वहाँ का रहा होगा जहाँ से तुम पढ़े हो। यहाँ का अनुभव ऐसा नहीं है। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है, चाहे CGPSC हो, चाहे शिक्षक भर्ती, हम लोग जितना पढ़ा दिए, मतलब वहाँ से 80-90% आना तय है। आया समझ में? वो अच्छा का अजीब से नाम है ना, बिट्टी चिट्टी चिट्टी। समझ में आया? इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें दिया है वो। अरे वो गोठिया पर बड़ी दिक्कत जाते है ना, मैं बता हूँ। वो क्वेश्चन आ रही से ये दे, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है श्री चिट्रेश्वर। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ का चाणक्य, दक्षिण कौशल का। मैं बता रहा हूं, इसको कोई आज तक बोला ही नहीं होगा, कोई ना कोचिंग सेंटर वाला, ना कोई गुरुजी। ऐसा में ये एक नया खोज है। ये क्या है? एक नवा खोज है, आविष्कार नहीं, खोज। प्रकृति मौजूद था, लेकिन इसका खोज अभी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ का, जिसको ना पढ़ाने वाले जानता है ना कोई जानता है। उसको केवल कौन जानता है? वो बनाया है क्वेश्चन, PSC वाले जानता है। ऐसा में तो ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एकदम से पागल टाइप से, अब यार अब कैसे पढ़ूं? अरे भाई, एक आध क्वेश्चन वैसे आएगा ही ना जो तुम्हारे दिमाग से परे रहेगा, तो उसके लिए पागल नहीं होना है। ऐसा में और कोई दिक्कत? सर जी क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज। चलो अब मैं क्लास चालू करता हूँ। सर जी आपका पढ़ाया हुआ रियल में ब्रह्मास्त्र है एग्जाम के लिए। हाँ, अब अच्छा लगा थोड़ा सा। भाई हम लोग
एक जग क्या बोल रही है, ये साफ साफ झूठ बोल रही है। आपसे ज़्यादा बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ पढ़ाने के लिए। ये सफ़ेद झूठ बोल रही है ना। भाई यहाँ छत्तीसगढ़ में एक से एक टीचर लोग हैं पढ़ाने वाले। बिलासपुर में देख लो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, रायपुर में देख लो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जगदलपुर में देख लो। हम भैया कहाँ तहसील वाले, कहाँ तहसील, ए देवनपुर नानचुक है ना, हमनो अन्न है ना। हाँ मोर तो सब्सक्राइबर है देख ले कति मात्र है ना, कितना 2500। अगर मैं अच्छा पढ़ाते तो मोर सब्सक्राइबर है अभी कम से कम कति के रहती जी 1 मिलियन रहती है ना। अरे 1 मिलियन नहीं, अब तो ऐसे कहे लगी कि 1 लाख भी होती तो बहुत बड़ी बात है ना। कहाँ 3000 में अटक गए हूँ। हाँ। चलो संगवारी, तो अब शुरू करें, ठठा दिल लगी होगी ना। अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। नया टॉपिक है, आप सभी ध्यान सुनिएगा। टॉपिक का नाम ध्यान से सुनिएगा, जनगणना। कल इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया था। जनगणना ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनगणना जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेंसस। तुम सुने हो गोड बात में काकरो मुँह सेंसस कहा था। सेंसस नहीं सुने हो रे, तुमने फकट जे मत कहा ना, सुने हो सेंसस। हाँ, अभी सुना तो पहले। हाँ लफरा नंबर 1.5 हो जबरन के सेंसस। हाँ चलो, जनगणना ओ तभी 4-5 साल हो ही जी है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी क्रेज बढ़ा था आत्मानंद स्कूल के बाद से, है कि नहीं। चलिए तो ध्यान देंगे यहाँ पर जनगणना 2011 को लेकर हम चर्चा करेंगे, खास चीज। तो देखो इसमें जनगणना में क्या चीज पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं। जनगणना क्यों जरूरी है सब जानते हो बेसिक मतलब। जन मतलब क्या है, जनता। जन मतलब जनता, और गणना मतलब उनका गिनती। तो लोगों की गिनती करना बहुत जरूरी है। जैसे माँ घर में रोटी बनाती है, तो घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चे के हिसाब से बनाएगी। अगर घर में 2 बच्चे हैं 2 हिसाब से बनाएगी, है कि नहीं, तब उनका खाना पूर्ति होगा। ऐसे ही हमारे राज्य में कितने सारे लोग हैं, उनका करना है खाना पूर्ति, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें प्लानिंग बनाई जाती है। तो जनगणना जो है जानना, जनगणना से मतलब जो डाटा पता चलता है वो सरकार के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी आप योजनाएं देखते हो, चाहे महतारी वंदन, कल महतारी वाला एक तो देखो गलत टाइप हो गया था, वंदन महतारी योजना हो गया था, है ना। अति बड़ी योजना टाइपिस्ट पता नहीं कहा सोच के टाइपिस्ट का रिश्ते गलत छाप दिया था। अब उसके चक्कर में क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जनगणना जो है इससे जो है मदद विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन में मिलती है। और केवल योजना ही नहीं, सरकार को काम करने में समझ में आता है कि कितने लोग क्या है कैसे करके, ऐसा में ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे फिलहाल। चलो, जनगणना में हम लोगों की गिनती के बारे में पढ़ेंगे। कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये भी आपको अब रटना होगा, समझना होगा। चलिए बात करते हैं इसके, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जनगणना के। जनगणना के बारे में कहा जाता है कि भारतवर्ष में जो है जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? अंग्रेजों द्वारा। आप जानते हो भारत में अंग्रेजों का जो है 200 सालों तक क्या रहा, राज रहा। प्लासी का युद्ध आप लोग सुने हो, कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757, ठीक है। और एक हुआ था बक्सर के युद्ध 1764। ये 2 युद्धों से जो है अंग्रेजों को बड़ी कामयाबी मिली और उन लोगों ने जो है भारत पर अपना कब्जा को जमा लिया और 200 साल तक राज किए। तो भारत में गवर्नर जनरलों के माध्यम से जो है यहाँ पर शासन किया गया, आप लोग जानते होंगे, गवर्नर जनरल, वायसराय, ऐसा करके। तो आपको ध्यान रखना है कि 1872 की बात है, सबसे पहले वर्ष 1872, ये समय याद रख लो। 1872 एक गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड मेयो, ठीक है। आप लोग म्याऊ म्याऊ बोलते हो, इनको क्या बोलना है? मेयो। तो 1872 में सर्वप्रथम जनगणना
किसने कराया? तो अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने कराया। कब? आपको ध्यान रखना 1872 में। ठीक है, तो इसको बोलना है भारत में जनगणना की शुरुआत। पहली बार। पर 1872 में जब जनगणना चालू हुआ तो ये जनगणना बस हुआ, लेकिन आगे जनगणना कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कोई अता पता नहीं, बस हुआ एक बार, पहली बार। तो ये जो कार्यक्रम है 1872 के बाद बिना किसी कह सकते हो प्लानिंग के ख़त्म हो गया। उसके बाद आया एक नया समय 10 साल बाद 1881। वर्ष 1881 ये समय जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1881 नाम लिखना है गवर्नर जनरल का लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये दो आदमी के नाम, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब 1881 में भारत देश में ब्रिटिश जनरल गवर्नर जनरल थे तो इन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य किए। इनके शासनकाल को भारत में सुधारों का काम कहा जाता है, सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को। तो इन्होंने जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की। नियमित जनगणना, और नियमित जनगणना का आशय यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हर 10 साल में या प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होगा, जनगणना होगी। हर 10 साल के अंतराल में नियमित जनगणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा, 2 सवाल बनेगा, भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मेयो बोलना है, वर्ष 1872। और आपसे पूछा जाएगा कि बाबू रे बताओ भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको बोलना है लॉर्ड रिपन 1881। इन्होंने कहा कि हर 10 साल में क्या होगा, जनगणना होगा। वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, मैं बोलना भूल गया, 174 जुड़े हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। चलिए, तो ये दो अंग्रेजों के नाम यहाँ हो गए याद। अब जो है इसके बाद हर 10 साल में होने लगा 1881। आप थोड़ा काउंट कर लो यहाँ पर, पहली बार कब हुआ? 1881। वाह, नियमित वाला बता तुम्हें है। हाँ, सबसे पहला बोलने से वाकई में सही बोल रहे हो 18, लेकिन मैं रेगुलर वाला बोल रहा हूँ। रेगुलर वाला सबसे पहला 1881। हर 10 साल में बोला है तो आपको हर 10 साल को जोड़ना है। चलो जोड़ो, 1891। फिर 10 साल जोड़ो, 1800, वेरी गुड, 1901। ये हो गया 1901। फिर 10 जोड़ो, हाँ 1911। फिर 10 साल जोड़ो, 1921। फिर 10 साल जोड़ो, 1931। फिर 10 साल जोड़ो, 1941। फिर 10 साल जोड़ो, 1951। फिर जोड़ो 1961। फिर जोड़ो 1971। फिर जोड़ो 1981। फिर जोड़ो 1991। फिर जोड़ो, वेरी गुड, 2001। फिर जोड़ो 11। फिर जोड़ो 2021। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग काउंट कर लेते हैं जनगणना। 1 नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जनगणना, 9वां जनगणना, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14। सही काउंट किए हो कि नहीं किए हो? देख लो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अभी तक जो जनगणना हुआ है भारत देश में वो कितना हुआ है? 14 जनगणना। 15वां जो होना था आप सभी जानते हो क्यों नहीं हो पाया, है ना? कोविड महामारी की वजह से, कोविड की वजह से नहीं हो पाया। होगा एक आध साल बाद हो सकता है, सरकार को पहले चुनाव लड़ना था इसलिए, ठीक है, इग्नोर मार दिए। चलिए, तो 2011 तक का हमें डेटा प्राप्त है। अभी तक कितने जनगणना हुए भारत में बोलने से? 14 जनगणना। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, 14 जनगणना हुआ है। ऐसे ही पशुओं की भी जनगणना होती है। पशुओं की जनगणना होती है, आपको ध्यान है, हर 5 सालों में। इंसानों की गणना हर 10 साल में होता है और पशुओं का 5 साल। तो पशु 5 आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जनगणना का जो काम है, जनगणना का कार्य किसका है? अब देश में 2 सरकार है, एक राज्य सरकार और दूसरा केंद्र सरकार। तो जनगणना का जो कार्य है आपको याद रखना किसका है बोलने से? केंद्र सरकार का है। संविधान में बताया गया है कि जनगणना का जो कार्य है ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। समवर्ती सूची नहीं है, न राज्य सूची, क्या है? संघ सूची। यानी कि सीधा सीधा इसका पूरा अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार। तो आपसे पूछा जाएगा जनगणना का कार्य या जनगणना का अधिकार वो किसके पास है? केंद्र सरकार। सर, जनगणना में जो प्रश्न पूछते हैं उसको वर्तमान जिलों के आंकड़ों के हिसाब से पूछता है या 2011 के हिसाब से, उस टाइम जितने जिले थे? हाँ, ये उस टाइम जितने जिले थे उसके हिसाब से प्रश्न पूछता है। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा 2011 के स्थिति के हिसाब से बताऊंगा। जो प्रश्न पूछेगा, अगर लिख दिए जनगणना 2011 तो वो उसी के समय का पूछ रहा है, आज का नहीं पूछ रहा है। आज का पूछ रहा है मतलब वो बोलेगा वर्तमान में, है ना? तब आपको समझना है कि वो आज का पूछ रहा है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र सरकार, अब आगे ध्यान दीजिए। भारत आज़ाद हो गया 1947 में। आज़ाद हुआ तब बोला जाता है उस समय हमारी जनसंख्या थी लगभग 1947, 48, 49, 50 के समय 50 करोड़। कितना था जनसंख्या? 50 करोड़। आज कितना हो गया है? और मोदी के भाषण सुन सुन के तुम रट डाले हो, है ना? वो बोलते हैं मित्रों, है ना, 140 करोड़ लोगों का मेरे पर क्या है? आशीर्वाद है। मैं ऑपरेशन सिंदूर, है ना, फिर बोलते रहते हैं ना सिंदूर, एक से डायलॉग उनका रहता है। तो 140 करोड़ बोलते हैं। पहले शुरू में 125 बोलते थे। कब 125? जब वो 2014 में पहली बार क्या बने थे? प्रधानमंत्री। तो उसमें 125 करोड़ था। अब क्या बोलते हैं? 140 करोड़। तो कितना जनसंख्या? 140 करोड़ हो गया है। और जब देश आज़ाद हुआ तब 150 करोड़ था। देखो डबल से तिबल होने वाला है जनसंख्या, है कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा। सर साउंड कम आ रहा है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देश आज़ाद हुआ तो एक जनसंख्या हमारे यहाँ तीव्र गति से बढ़ रही थी। तो 1952 के समय में एक कार्यक्रम चलाया गया, इसको आप याद रखना है। 1952 में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, लिख लेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम। कब? 1952 में। हमारे यहाँ उस समय गरीबी थी, जितने लोग थे उसके हिसाब से हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसा में। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करेंगे, तभी हम जो है इतने लोग का पेट भर पाएंगे। गरीबी थी ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं थी। तो 1952 में हम लोगों ने क्या चलाया, आपको ध्यान रखना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। कब? 1952 में। चलिए, और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इसमें एक और खास चीज इसको जोड़ लेना, जनगणना का कार्य केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है, हम लिख लेंगे डिपार्टमेंट का नाम। जनगणना कार्य गृह मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय, इसके अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, ऑफिस ऑफ द
ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, इसके थ्रू की जाती है, ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम की जाती है क्या, जनगणना। ध्यान रखेंगे। देश की आज़ादी के बाद 1952 में क्या चला गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसको आपको याद रखना है। हो गया ये बेसिक जानकारी, और ये वाला याद रखना है आपको, 2 सन को याद रखना है, रट लो इसको जीवन भर के लिए, एग्जाम में रिपीट पूछते रहता है। लाड में बोलने से 1872, में 72, और 81 बोलने से लाड रिपन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 81 था कि 72 था, तो तुमको याद करना अपना 2011 को, तो 2011 मतलब रेगुलर वाला, तो 11 मतलब 1, तो 1 में आते ना रेगुलर, तो तुम्हारा मन कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब 2 बोल दोगे, 2 में कहाँ, वो फिर 2012 हो जाएगा, 10-10 साल के इंटरवल में करोगे तो, मतलब ये इंटरवल वाला है ही नहीं है। 1872 ये कौन सा वाला है, शुरुआत वाला है, और रेगुलर इंटरवल वाला कौन सा है, 1881, तभी 2011 ही का। इस बात समझ में, कन्फ्यूजन इससे आपका नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जनगणना में हम खासकर बात करेंगे, पहला जनसंख्या, इसके ऊपर बात करेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉपुलेशन। फिर हम बढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। फिर लिखेंगे जनसंख्या घनत्व, अंग्रेजी में बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका मतलब भी हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान रखें, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व। फिर हम देखेंगे इसमें खासकर जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, और शहरी जनसंख्या, इसके बारे में समझें। ग्रामीण को आप लोग क्या बोलते हैं, रूरल जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन। शहरी जनसंख्या क्या बोलेंगे, अर्बन पॉपुलेशन। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। अब यहाँ पर खासकर हम लोग बेसिकली इन जनसंख्या में, चाहे ये जनसंख्या की बात करें चाहे ये जनसंख्या की बात करें, इसमें बेसिकली हम छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ जानते हो बेसिकली आदिवासियों की जन्मभूमि कर्मभूमि है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ST, और एक और याद करना है SC। बेसिकली एग्जाम में सबसे ज़्यादा ST को पूछा जाता है। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, और SC मतलब शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम जनसंख्या ST का जनसंख्या वृद्धि दर, ST का जनसंख्या घनत्व, ST का ग्रामीण जनसंख्या, ST का शहरी जनसंख्या, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। है समझ में, ST का जनसंख्या, ST का जनसंख्या वृद्धि दर, ST का जनघनत्व है ना, ST का ग्रामीण जनसंख्या, ST का शहरी जनसंख्या। इस पर सिर्फ फोकस जो करता है, बाकी हमको सामान्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। स्पष्ट हुआ। चलिए, यहाँ पर कई लोग ST को चाहो तो लिख लो आप लोग हिंदी में, भाई शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति। कई लोग का यही चीज़ क्लियर नहीं रहता, इसी में हक्का बक्का टकते रहते हैं। और एक होता है अनुसूचित जाति, वो लिखा रहता है ना, आ जा, और ये क्या रहता है,
आ जा जा, ठीक है। रुक के कहाँ बने से लिखा दे है ना, क्या हो गया? अच्छा हाँ हाँ हाँ, वही थुथी मुथी है ना। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, ये दे वो ऑफिस में लिखा रहता है आ जा जा, का है रे जा जा, है ना, आ जा आ जा, हाँ है ना। वो गांव में क्या है, आजा बोलते हैं, आजा आजा मतलब वो कक्का ए बाबा वालों को बोलते हैं आजा बाबा, हाँ आजा मतलब वो वाला आजा नहीं, हाँ आजा नाना वाला है ना, हाँ हाँ। तो ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हिंदी में ये नाम है और अंग्रेजी में SC ST। संविधान में बाकायदा इन लोग का अनुच्छेद तैयार किया गया है। चलिए बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जनसंख्या को लेकर एक की पॉइंट है जिसको हमको अपडेट करके पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आप लिखेंगे जनसंख्या से ही जुड़ा हुआ अगला चीज, ये हो गया जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर। मेरे साथ बोलो आप लोग, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, हो गया। अब इसी में एक चीज और लिख लेना आप लोग, कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब इसमें कार्यशील जनसंख्या बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं उनको हमको काउंट करना है। जैसे काम करने का जो उम्र है नियमतः 18 से चालू हो जाता है ना, 14 साल से पहले के बाद श्रम कहा जाता है जो कि निषेध है। तो 18 से जो 64 है ये एक नियम होता है, 18 से 64 तक को जो है एक वैलिड एज माना जाता है काम करने का। स्पष्ट है। तो कार्यशील जनसंख्या आपको ध्यान रखना, पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कार्यशील जनसंख्या कितना है करके राज्य। तो जनसंख्या में काम करने वालों की जनसंख्या, जैसे तुम्हारे घर में अगर 4 लोग हैं है ना, मम्मी पापा और 2 छोटे छोटे बच्चे, तो काम करने वाले कितने होंगे? 4 में 2 ही होंगे क्योंकि वो बच्चे हैं 2। स्पष्ट है। चलिए आते हैं अगला। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंगानुपात लिखेंगे, लिंगानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंगानुपात अंग्रेजी में लिखेंगे रेशियो, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात पढ़ेंगे आप लोग। प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं का संख्या को बोला जाता है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या। बहुत बढ़िया, एक अच्छा कमेंट आया है, हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कहना है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के अंदर ये होना चाहिए। केवल तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित नहीं होना चाहिए सब वाक्य, तुम्हारे यहाँ और यहाँ होना चाहिए। लोग बस स्टेटस में डालते हैं लेकिन यहाँ फॉलो नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, अगला लिखेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में भी आपको ध्यान रखना है, बेसिकली लिंगानुपात भी हम जो है ST का भी स्पेशल पढ़ेंगे, ग्रामीण का भी पढ़ेंगे, शहरी का भी पढ़ेंगे, लिंगानुपात। और उसके बाद 8वां लिखेंगे जो खास है, साक्षरता। साक्षरता या साक्षरता दर भी कह सकते हो, अंग्रेजी में बोलेंगे लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट लिख लेंगे, लिटरेसी रेट। हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो लिंगानुपात है ना, इसमें एक स्पेशल फैक्टर याद रखना। एक लिंगानुपात तो सामान्य लिंगानुपात होता है, सामान्य लिंगानुपात बेसिकली देखा जाए, लेकिन एक लिंगानुपात होता है स्पेशल 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, मतलब बच्चों का 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात, 0 से 6 एज ग्रुप का।
उसको नहीं लेते लिंगानुपात में। हाँ, वो लिंगानुपात की सीमा से परे है। अच्छा क्वेश्चन है। जो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर हैं, उनको जो है इस लिंगानुपात के दायरे में शामिल नहीं किया जाता, उनको जनसंख्या में लेकिन शामिल किया जाता है। हो गया। तो इस प्रकार से इनको आपको ध्यान रखना है। ये 8 फैक्टर है जिसको आपको पढ़ेंगे मेरे साथ, आया समझ में। इसके अलावा कुछ खास चीज़ें आप लोग मेरे साथ नोट कर लेंगे, लिखेंगे सभी अभ्यर्थी। CBR और CDR, और लिखेंगे IMR, और लिखेंगे TFR। ये 4 काफ़ी क्रेज में है, इससे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। CBR, CDR, IMR और TFR क्या होता है? CBR लिख लेंगे क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। इसको लिखेंगे क्रूड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट। चलिए हिंदी में लिखेंगे इसको। ये बर्थ है मतलब जन्म, डेथ मतलब मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो आप सभी लोग लिखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर। ये होगा आपका जन्म दर और ये मृत्यु दर। तो किसी देश, किसी राज्य की जन्म दर, मृत्यु दर को बोलते हैं CBR और CDR। अगला लिखेंगे IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, है ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बहुत ही खास है ये IMR। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी बोलते हैं शिशु। शिशु मृत्यु दर। ध्यान रखें, शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं IMR। जानते हो छोटे छोटे बच्चे सप्ताह भर के जो रहते हैं उनका कभी कभी देहांत हो जाता है प्रसव में कुछ दिक्कतों की वजह से, या फिर बच्चे में दिक्कत की वजह से, तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर IMR। पूरा नाम है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ऐसा में। और उसके बाद लिखेंगे TFR, टोटल फर्टालिटी रेट। टोटल फर्टालिटी रेट ये काफ़ी प्रचलन में है। हिंदी में लिख लेंगे आप लोग कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, इसको बोलेंगे TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रजनन दर आप लोग सरल भाषा में सुने होंगे, माँ बनने की क्षमता या माँ बनने की उम्र सीमा एक नियमित है ना। ऐसा नहीं कि कभी माँ बन सकते, एक सीमा है, समय सीमा है, उस उम्र में ही आप माँ बन सकते हो, बच्चा जन्म दे सकते हो। तो उसको बोलते हैं क्या? कुल प्रजनन दर। इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो नया डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में जो मेंशन किया गया है, मे बी इन आस्किंग यू एग्जाम, TFR को लेकर एक विशेष जानकारी सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन वाले नोट कर लेंगे। ये खासकर बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, CGPSC जैसे बड़े एग्जाम में। TFR जो है यानी कि कुल प्रजनन दर, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ऐसा में। तो माताओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बच्चों का जन्म होता है, तो यहाँ पर प्रजनन दर कितना होना चाहिए ऐसा कहा गया है। तो आप लिखेंगे जनसंख्या को बनाए रखने के लिए
जनसंख्या को बनाए रखने के लिए TFR 2.1 होना चाहिए। कम से कम, यहां पर लिखने कम से कम 2.1 होना चाहिए। जनसंख्या को बनाए रखें मतलब जनसंख्या चलता रहे, उसके लिए TFR कितना होना चाहिए 2.1। तो ये आंकड़ा को याद कर लो 2.1। जैसे आप लोग pH वैल्यू पढ़ते हो ना किसी चीज़ का, तो ऐसे ही मान के चलो TFR का मेन वैल्यू क्या है, मिनिमम 2.1। अगर 2.1 से ज़्यादा है तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है मान चलिए, और 2.1 से कम है तो जनसंख्या क्या है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जैसे कई लोग परिवार में देखना है, उनके खानदान में जनसंख्या घटती जाती है, कई लोग परिवार की जनसंख्या बढ़ती रहती है। वैसे कि उसको किसी देश से जोड़ लो, किसी समाज से जोड़ सकते हो कोई, तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2.1। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जनसंख्या की जो ग्रोथ रेट है तीव्र गति से बढ़ेगी, और कम है तो घट जाएगी, सीधी सी बात है, स्पष्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी CBR, CDR, MIMR, TFR क्या होता है इसके बारे में आंकड़ों से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस पे जनसंख्या घनत्व, तो ये सारे चीज़ पे आज पढ़ाऊँ कल पढ़ाऊँ बताओ, कल पढ़ा दूँ, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, कल आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से इसको और इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरे क्या है, कल जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करवाना है लाइव आके, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नहीं तो लेट हो जाएगा। चलिए तो आज क्लास में यहीं पे मैंने आप लोग को ज़्यादा नहीं सर आज ही पढ़ना है, कल पढ़ना है यार, है ना हो, क्योंकि उसको पढ़ाना है कल। आप लोग ध्यान रखना, कल क्लास क्या रहेगा, सीधा पढ़ाई चालू करूँगा ना। आज क्या है, थोड़ा सा अपडेट हो गया, थोड़ा सा मैं आप लोग इसके बारे में बात कर दिया तो उसी में समय निकल गया। आज जो हम लोग पढ़े हैं जनगणना, ये जनगणना को कल जो है अच्छे से कवर करेंगे। कल सभी लोग एकदम बासी वासी खा के, रोटी वोटी खा के ऑनलाइन तैयार रहना, ठीक है। और ऑफलाइन वाले तो खैर आएंगे ही आएंगे। मैं इसके बाद जो है एडीओ के जो है मॉडल आंसर पे जो है डिस्कस करूँगा। नया जो क्लास अभी स्ट्रीम आएगा उसमें आप लोग जुड़ सकते हो, जो लोग एडीओ दिलाए थे वो सभी। बाकी पुलिस वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हमारे संस्थान में अब पुलिस तैयारी के लिए स्पेशल जो है MCQ मैराथन क्लास वगैरह सब लगेगा। टेस्ट सीरीज भी हम चालू करेंगे, टेस्ट सीरीज तो ऐसे चालू है, ऐसे ही आबकारी का भी जो अपने अपने कोर्स को लेकर अपने अपने लक्ष्य लेकर टारगेट बना चल रहे हैं वो अपना पूरा चीज़ का ध्यान रखें। पढ़ाई के साथ साथ रिविजन के साथ टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं दिलाए हुए ना, कल उन लोग का टाइम जो है पक्का कम पड़ गया होगा, ऐसा में एकदम 100% बोल रहा हूँ। कल कई लोग हड़बड़ में आके एक दो गलती जरूर किए होंगे, है और नहीं वाला में। ये सब बीमारी जो है तब बनी रहती है जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग के पास मौका है, अभी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप लोग सभी चीज़ को करिए, ठीक है जी। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया चैनल है।